साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है कि मैं आपके लिए यूपी पुलिस की परीक्षा जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। और साथियों इन प्रश्नों के साथ में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताता हूं, तो आप सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखा करिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज की वीडियो को। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है। अगर साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि जो पौधे सूखे आवास पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर साथियों विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि जीरोफाइट। क्या जीरोफाइट कहा जाता है इनको। अब इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जो पौधे जल में पाए जाते हैं, जो पौधे जल में उगते हैं। कहाँ? जल में उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। एक विकल्प है इसमें हेलोफाइट। तो हेलोफाइट जो यानी कि नमकीन लवड़ीय जगह पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट, लवड़ीय जगह पर। ठीक है साथियों। और इसमें एक विकल्प है मेसोफाइट। मेसोफाइट कहा जाता है जो स्थान ना शुष्क हो यानी कि ना तो सूखा ही हो और ना ही गीला ही हो। ना शुष्क ना गीला, उसे क्या कहा जाता है? मेसोफाइट। अब साथियों यहाँ से यानी कि जो सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। हाइड्रोफाइट जो पौधे जल में उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट। और जो लवणीय स्थान पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोफाइट। और जो मेसोफाइट किसे कहा जाता है? जो ना शुष्क हो और ना ही गीले हो। ठीक है। अब साथियों यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछता है, वो प्रश्न क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न आपसे ये पूछेगा यहाँ से कि लिथोफाइट किसको कहा जाता है। क्या? लिथोफाइट। लिथोफाइट किसको कहा जाता है? अब मुझे बताइए लिथोफाइट किसको कहा जाता है। अगर लिथोफाइट की बात करें साथियों, जो पौधे या वनस्पतियाँ यानी कि जो पौधे या वनस्पतियाँ जो पौधे या फिर वनस्पतियाँ चट्टानों पर उगते हैं। कहाँ पर? चट्टानों पर उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। जो पौधे या वनस्पतियाँ चट्टानों पर उगते हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि सीमोस होता है, यानी कि सीमोस के बारे में पूछ रहा है। तो साथियों इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। सीमोस की बात करें तो साथियों ये होता है बैटरी चलित मेमोरी चिप। क्या? विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है ये। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों सीमॉस की? इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों कॉम्प्लीमेंट्री। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड चिप। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड चिप, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सीमॉस की? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड चिप। और ये क्या होता है? बैटरी चलित मेमोरी चिप होती है साथियों। अब यहाँ आपको साथियों क्या दिख रहा है? अब बात करें कि यहाँ पर आपको एक विकल्प दिख रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे कहते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? यानी कि BIOS। क्या होता है? ये BIOS होता है। अब साथियों बात करते हैं, मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना हमेशा। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है जो चिप बनाई जाती है साथियों, जो मेमोरी कार्ड बनाया जाता है, चिप बनाई जाती है, वो किसकी बनाई जाती है? तो हमेशा याद रखेंगे वो अर्धचालक की। क्या? अर्धचालक की बनाई जाती है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। क्या? सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब ये जो सेमी कंडक्टर होता है ये कौन कौन से होते हैं, यानी कि ये अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? एक होता है इसमें जर्मेनियम। क्या साथियों? एक जर्मेनियम होता है। और एक होता है साथियों इसमें सिलिकॉन। क्या? जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। और इन
अर्धचालकों से ही क्या बनाया जाता है, जो मेमोरी कार्ड चिप बनाई जाती है। अब प्रश्न पूछता है जो ये चिप होती है, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार पूछता है। तो इसका आविष्कार किया था साथियों J.S. किल्वी का। किसने किया था, J.S. किल्वी ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था J.S. किल्वी ने। अब कब किया था, 1958 में किया था। J.S. किल्वी ने इसका आविष्कार 1958 में किया था। कहने का मतलब है कि मेमोरी चिप अर्धचालक के बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं। और जो अर्धचालक कौन कौन से होते हैं, एक जर्मेनियम होता है और एक सिलिकॉन होता है। प्रश्न पूछेगा कि जो मेमोरी कार्ड चिप होता है वो उसका आविष्कार किसने किया था, तो J.S. किल्वी ने किया था 1958 में साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं साथियों। प्रश्न कह रहा है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है साथियों। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, द्वितीय भंडारण उपकरण नहीं है। ये कौन सा साथी, ये प्राथमिक है, यानी कि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ये कौन सा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। अब इसमें ये मैग्नेटिक टेप क्या होता है साथियों, ये बाहर से लगाई जाती है। क्या ये बाहर से ही लगाई जाती है। और जो ये USB ड्राइव क्या होती है, ये भी बाहर से ही लगाई जाती है, आपको पता होगा USB के बारे में। और जो फ्लॉपी डिस्क है ये भी साथियों बाहर से ही लगाई जाती है। लेकिन जो रैम होती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये उसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होती है, उसमें पहले से ही लगी आती है साथियों। रैम तो पहले से ही लगी आती है, लेकिन जो मैग्नेटिक टेप है, USB ड्राइव्स हैं और फ्लॉपी डिस्क है, ये क्या बाहर से लगाई जाती हैं। अब साथियों बात करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातों की कंप्यूटर से संबंधित। हमेशा आपको याद रखना है साथियों कि जो कंप्यूटर होता है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है साथियों उसमें क्या होता है, इसमें दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं। और कौन कौन सी होती है उनको हमेशा याद रखेंगे। एक होती है साथियों इसमें प्राथमिक मेमोरी। क्या, प्राथमिक मेमोरी होती है एक, प्राथमिक मेमोरी। और साथियों एक होती है इसमें कौन सी, द्वितीयक मेमोरी, यानी कि दो मेमोरी होती हैं इसमें। एक होती है साथियों इसमें प्राथमिक मेमोरी और एक होती है साथियों यानी कि प्राथमिक मेमोरी, और एक होती है साथियों इसमें द्वितीयक मेमोरी। अब ये पूछता है कि प्राथमिक कौन सी होती है और द्वितीयक कौन सी होती है कंप्यूटर के अंदर। कहाँ, कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी होती हैं, दो मेमोरी होती हैं। प्राथमिक में कौन कौन सी आती है साथियों, एक आती है इसमें रैम। कहा क्या, इसमें एक रैम आती है, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई, रैंडम एक्सेस मेमोरी साथियों। एक होती है इसमें रोम। क्या होती है, एक होती है इसमें रोम, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये पूछी जाती है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी एक होती है साथियों कैचे मेमोरी। क्या, कैसे मेमोरी होती है, क्या होती है, कैसे मेमोरी होती है। और एक होती है साथियों इसकी रजिस्टर मेमोरी। क्या, रजिस्टर मेमोरी। यानी कि जो प्राथमिक मेमोरी में कौन कौन सी आती हैं, रैम आती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आती है रीड ओनली मेमोरी, एक आती है कैसे मेमोरी और एक आती है रजिस्टर मेमोरी। अब बात करते हैं साथियों द्वितीयक मेमोरी की। तो इसमें आती है साथियों कौन कौन सी, एक आती है इसमें हार्ड डिस्क। क्या, हार्ड डिस्क जो बाहर से लगाई जाती है, हार्ड डिस्क होती है एक साथियों इसकी, हार्ड डिस्क होती है। अब एक होती है इसमें CD। क्या होती है CD की फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं इसको हम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसकी क्षमता कितनी होती है CD की साथियों, 700 MB होती है इसकी। कितनी, 700 MB इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, CD की कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। एक होती है साथी द्वितीयक में DVD, आपने देखी होगी, DVD यूज भी की होगी DVD। इसकी क्षमता कितनी होती है,
इसकी क्षमता होती साथियों 4.7 GB से लेकर के 4.7 GB से लेकर के 8.5 GB तक। कितनी? 8.5 GB तक इसकी क्षमता होती है। एक होती है साथियों इसमें फ्लॉपी। क्या होती है? फ्लॉपी। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें क्या होती है? एक फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी। अब जो फ्लॉपी होती है वो दो प्रकार की होती है, आपने कभी देखी होगी फ्लॉपी। इसकी जो फ्लॉपी होती है ये होती है 3.5 इंच की और इसकी क्षमता होती है 1.44 MB की। और इसकी फ्लॉपी में दूसरी होती है एक 1/4 इंच की होती है और इसकी जो क्षमता होती है 1.2 MB की होती है साथियों। मैंने आपको क्या बताया, जो कंप्यूटर होता है उसमें दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं, रैम रोम कैशे और रजिस्टर, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। जो द्वितीयक होती है उसमें हार्ड डिस्क आती है, CD आती है, DVD आती है और फ्लॉपी आती है। साथियों मैंने जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित जानकारी थी वो आपके लिए बताई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है साथियों। यानी कि स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये आपका इंडिया का नक्शा मैंने बनाया, इसमें क्या है, स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसके आसपास केवल स्थल ही स्थल हो, पानी जल नहीं हो। तो इनमें से गुजरात की बात करें तो गुजरात साथियों, गुजरात के पास में तो इधर है, सागर है, और आंध्र प्रदेश के पास में भी है, पश्चिम बंगाल भी जल से घिरा हुआ है एक साइड से। कहने का मतलब बिहार में ऐसा कोई किनारा नहीं है जो जल से घिरा हो। बिहार पूर्ण रूपेण स्थल रुद्ध है साथियों। इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ साथियों, जो हमारे भारत का नक्शा है तो वो उसका पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं साथियों। जो अरब सागर है हमारा, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है साथियों। जो अरब सागर है वो कितने राज्य हैं, उस जो पूर्वी तट है 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य हैं। और पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। ये बात हमेशा याद रखेंगे। जो भारत का नक्शा है, भारत है हमारा, उसके पूर्वी तट पर 5 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 4 राज्य हैं साथियों। अब एक प्रश्न पूछता है आपसे यहीं कि ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र से स्पर्श करते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे ऐसे कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। 9 राज्य ऐसे हैं साथियों जो समुद्र से स्पर्श करते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से। पूर्वी तट या पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं? कुल 9 राज्य हैं। अब पूछता है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलबद्ध है, यानी कि उनके आसपास पानी नहीं है। तो ऐसे कितने राज्य हैं साथियों? ऐसे 19 राज्य हैं। ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 19 राज्य हैं। अब पूछता है कि ऐसे कितने केंद्र शासित या फिर यूटी हैं जो समुद्र के तट पर है, उनके आसपास समुद्र है। तो ऐसे कितने राज्य हैं साथियों? 4 यूटी हैं। 4 यूटी ऐसे हैं जो समुद्र से घिरे हुए हैं। और पूछता है कि ऐसे कितने यूटी हैं जो स्थलबद्ध हैं, उनके आसपास पानी नहीं है। तो साथियों 4 यूटी हैं, 4 यूटी ऐसे हैं जिनके आसपास पानी नहीं है, वो स्थलबद्ध हैं। अब इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा था कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थलबद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें साथियों तो अगला प्रश्न कह रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ये कह रहा है कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पहली बात याद क्या रखनी है, जो माजुली है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो असम के किस जिले में स्थित है साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि जोरहट जिले में स्थित है माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस जिले में स्थित है? असम के जोरहट जिले में स्थित है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो साथियों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर हम बात करें, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर विकल्प साथियों सी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा में सबसे कम कुल वन क्षेत्र है साथियों। अब बात करते हैं साथियों वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में, थोड़ी सी चर्चा वनों के बारे में। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो वन रिपोर्ट आती है हर 2 वर्ष में क्या आती है साथियों? वन रिपोर्ट आती है। वो वन रिपोर्ट क्या कहती है, अब बात करते हैं। अब हम वन रिपोर्ट की बात करें साथियों तो हमेशा याद रखेंगे
ये पहली बार कब आई थी? कब आई थी पहली बार वन रिपोर्ट साथियों? ये फर्स्ट टाइम कब आई थी? तो फर्स्ट टाइम आई थी 1987 में साथियों। कब? 1987 में आई थी। ठीक है, 1987 में आई। अब पूछता है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसको कौन सा मंत्रालय निकालता है साथियों? तो इसका सही आता है पर्यावरण, क्या? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। क्या? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत ये निकाली जाती है साथियों। ये इसके अंदर आता है मंत्रालय साथियों। अब ये पूछता है कि ये कब निकाली जाती है? तो साथियों हर 2 वर्ष में इसको निकाला जाता है। हर 2 वर्ष में इसको निकाला जाता है। अब और क्या पूछेगा इससे कि जारी कहाँ से होती है? ये जारी होती है साथियों देहरादून से। कहाँ से? देहरादून से इसको जारी किया जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है साथियों? FSI के द्वारा। किसके द्वारा? FSI के द्वारा इसको जारी किया जाता है। FSI का मतलब होता है साथियों फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ से बात करते हैं, एक प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो MP में साथियों सबसे ज़्यादा वन है। और अगर हम बात करें परसेंट के बेस पर किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? तो परसेंट के बेस पर साथियों ये क्षेत्रफल के बेस पर है। MP में क्षेत्रफल के बेस पर सबसे ज़्यादा वन है और परसेंट के बेस पर सबसे ज़्यादा वन साथियों मिजोरम राज्य में है। कहाँ पर? मिजोरम राज्य में है, हमेशा याद रखेंगे। वन रिपोर्ट पहली बार 1987 में आई थी साथियों। ये पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है इसको और ये देहरादून से निकाली जाती है साथियों। किसके द्वारा? FSI के द्वारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो MP में है, मध्य प्रदेश में है। और परसेंट के बेस पर सबसे ज़्यादा वन साथियों मिजोरम राज्य में है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है साथियों। उरी पनबिजली परियोजना अवस्थित है। तो बात करते हैं इसके सही उत्तर की। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प A हो जाएगा, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य में क्या है? उरी पनबिजली परियोजना है। अब ये किस नदी पर है? तो अगर मैं नदी की बात करूं साथियों, जो उरी पनबिजली परियोजना है वो झेलम नदी पर है। कहाँ पर? झेलम नदी पर है, हमेशा याद रखेंगे झेलम नदी पर। कहाँ पर? झेलम नदी पर ये अवस्थित है। अब बात करते हैं साथियों, इसमें एक विकल्प दिया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी परियोजनाएं हमेशा याद रखेंगे साथियों? हिमाचल प्रदेश में एक है साथियों पोंग परियोजना, एक है इसमें लारजी परियोजना, लारजी। एक है साथियों इसमें कोल परियोजना, इनको हमेशा याद रखना है आपको, कोल परियोजना। एक है साथियों इसमें थीन परियोजना। क्या? थीन, हिमाचल प्रदेश में ही थीन है। अब पूछता है कि ये किस किस नदी पर हैं अवस्थित। अगर मैं बात करूं पोंग की, तो पोंग परियोजना साथियों ब्यास नदी पर है। किस नदी पर? ये ब्यास नदी पर है। लारजी परियोजना भी ब्यास नदी पर ही है साथियों। और कोल परियोजना ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी पर है। और जो थीन परियोजना है वो रावी नदी पर है साथियों, हमेशा याद रखने वाली बात है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि उरी पनबिजली परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न। ये सभी प्रश्न साथियों पूछे गए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षाओं में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न हैं। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बात करते हैं, प्रश्न कह रहा है कि विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केवल लेजमाओ नेशनल पार्क निम्न में स्थित है। यानी कि जो केवल लाजमाओ नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है? अगर इसके सही उत्तर की बात करें साथियों, ये मणिपुर राज्य में है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में स्थित है, लोकटक झील पर। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर क्या है? केवल लाजमाओ झील पर है, केवल लाजमाओ नेशनल पार्क। और साथियों ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कहा जाता है इसको, तैरता हुआ। अब इसमें एक विकल्प है साथियों मिजोरम। तो मिजोरम में साथियों कौन सा नेशनल पार्क है? मुरलेन, बहुत महत्वपूर्ण साथियों, मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ है? मिजोरम में। और फांगपुई, एक पूछता है फांगपुई कहाँ है साथियों? फांगपुई कहाँ है? मिजोरम में है। इसमें एक विकल्प दिया है मेघालय। मेघालय में कौन सा है? बलफक्रम है साथियों, बलफक्रम। ये कहाँ पर है? ये मेघालय में है।
एक पूछता है नोकरेक साथियों, तो नोकरेक कहाँ है, ये मेघालय में है। और एक पूछता है साथियों नोंगखलेम, नोंगखलेम कहाँ है, नोंगखलेम, नोंगखलेम ये किस राज्य में है, ये भी मेघालय में ये साथियों। अब इसमें एक विकल्प नीचे दिया है साथियों, क्या, नागालैंड। अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में साथियों एक है इंटाकी, क्या, इंटाकी नेशनल पार्क। तो साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूँ कि केबुल राजमाऊ कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं साथियों, ध्यान से देखना है इन सभी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो शनि ग्रह है उस पर जो रिंग्स पाई जाती हैं उनकी खोज किसने की थी। तो अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। यानी कि गैलीलियो ने ये पता लगाया कि जो शनि ग्रह है उस पर जो रिंग्स पाई जाती हैं, इसका पता किसने लगाया, गैलीलियो ने लगाया था। अब बात करें साथियों शनि ग्रह में जो रिंग्स, शनि ग्रह पर जो रिंग्स पाई जाती हैं वो कितनी हैं, वो साथियों कितनी हैं, 7 छल्ले, यानी कि 7 रिंग्स या छल्ले पाए जाते हैं। हमेशा याद रखेंगे कितने, 7 रिंग्स हैं। अब इसमें तो 7 रिंग्स हैं, लेकिन ये ग्रह ऐसा है साथियों जिस पर छल्ले और पाए जाते हैं, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह भी एक ऐसा ग्रह है जिस पर छल्ले पाए जाते हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। और कितनी रिंग्स हैं इसमें, 5 रिंग्स हैं साथियों, या 5 छल्ले पाए जाते हैं वरुण ग्रह पर। अब इसमें एक विकल्प दिया है साथियों केपलर। केपलर ने किसकी खोज की थी साथियों, ग्रहों की गति के नियम बताए थे इसने, क्या, ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम किसने बताए थे साथियों, ये केपलर के द्वारा बताए गए थे। वहीं से में एक विकल्प है कोपरनिकस, तो कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। पूछता है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी, कोपरनिकस के द्वारा की गई थी साथियों। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है, बात करते हैं साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट की। जैसे कि पूछता है कि जो शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है साथियों। शनि ग्रह पर क्या है, सबसे अधिक उपग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह, यानी कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, शनि पर। कितने हैं साथियों, 82, 82 उपग्रह किसके हैं, शनि के हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, शनि ग्रह के उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है शनि ग्रह का, हमेशा याद रखेंगे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो साथियों कौन सा है, टाइटन, क्या, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब एकमात्र ऐसा उपग्रह है साथियों जिस पर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल पाया जाता है, केवल इसी ग्रह उपग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। जो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, इस पर वायुमंडल पाया जाता है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों। अब बात करते नहीं, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये टाइटन है। अगर सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात करूँ मैं यहीं, तो ये बृहस्पति ग्रह का है, गैनीमीड साथियों। अब बात करता हूँ, ये तो टाइटन रहा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों ट्राइटन, क्या, ट्राइटन, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो हमेशा याद रखेंगे जो ट्राइटन है साथियों ये वरुण ग्रह का उपग्रह है, ये वरुण ग्रह का उपग्रह है। मैंने क्या बताया आपको, शनि ग्रह पर कितने, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह कितने हैं, 82 हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, जिस पर एकमात्र ऐसा उपग्रह है ये वायुमंडल पाया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये वरुण ग्रह का उपग्रह है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसको अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं। अब साथियों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की। तो इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको जे एम कीन्स। अगर हम जे एम कीन्स के बारे में कुछ बात देखें तो इनकी एक बुक है साथियों, इनकी क्या एक बुक है, उस बुक का क्या नाम है हमें हमेशा याद रखेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यानी कि इनकी एक पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। और एक है साथियों रॉबिन्स, एक अर्थशास्त्री रॉबिन्स, इनकी भी एक पुस्तक है एन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये दो अर्थशास्त्र के यानी कि अर्थशास्त्री इनकी अलग अलग पुस्तक हैं। जे एम कीन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एक अर्थशास्त्री साथियों रॉबिन्स, इनकी एक पुस्तक है एन एसे ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साथियों। अब साथियों यहाँ पर आप जो एडम स्मिथ हैं ये किस देश के हैं पूछता है, ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं साथियों। स्कॉटलैंड के क्या हैं ये,
ये अर्थशास्त्री हैं और इनकी एक पुस्तक है पूछता है हमेशा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों इनकी, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बुक है इनकी। एक क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ कई बार पूछी गई है। द वेल्थ ऑफ नेशन ये किसकी किताब है, ये एडम स्मिथ की किताब है साथियों। अब साथियों मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए और उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी। तो साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लगातार आती रहेगी। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए साथियों। मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से बहुत ज़्यादा कंटेंट करा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिहाज से, परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए। आपकी जो परीक्षा आ रही है यूपी पुलिस की, उसके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, गारंटी देता हूँ साथियों। यानी कि मैं 100% तो गारंटी नहीं दूंगा जीएस के अंदर, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि 90 से लेकर 95% तक की गारंटी जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ और जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा में। और साथियों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस ही नहीं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का कैसा भी एग्ज़ाम हो साथियों, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हों, सबके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।